हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MPPSC 2020 से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट होंगे उसको हम क्लियरली आपको समझाएंगे कि क्या आपको कहां से कितना पढ़ना है और सबसे सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए MPPSC 2020 की प्री परीक्षा के लिए। तो इस वीडियो में हम फुल एनालिसिस देखेंगे, साथ ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे आपकी प्री के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे MPPSC जो के लिए हो वो सबसे सटीक रणनीति क्या हो। तो आपने देखा होगा कि MPPSC जो है बहुत ही डाइवर्सिटीफाई हो गया है। उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत होगी। स्मार्ट वर्क क्या करना होगा आपको सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करना होगा। सिलेबस आप डाउनलोड करेंगे, उसका एनालिसिस करना होगा आपको। सिलेबस का एनालिसिस करने के साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना होगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको ट्रेंड पता लगेगा कि MPPSC किस तरह के क्वेश्चन पूछना चाहता है आपसे। तो आपको सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है। इसको देखने से आपको ट्रेंड का अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारी स्ट्रेटजी किस तरह की होनी चाहिए। MPPSC का जो सिलेबस है आपको आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको स्टडी करिए। उसको देखिए कि आपको किस सीमा तक पढ़ना है और साथ ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से देख सकते हैं कि आयोग किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे बड़ी या सबसे सटीक रणनीति यही है। फर्स्ट है आपका सिलेबस डाउनलोड करके एनालिसिस कीजिए, दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड एनालिसिस कीजिए कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आयोग फैक्ट पूछ रहा है या आपसे डीप नॉलेज चाहता है। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि आयोग किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप वो डाउनलोड कर लीजिए उसको, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे किसी भी वेबसाइट पर। साथ ही अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको देखेंगे, आपको जो पेपर है आप मेनली 5 सब्जेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 GS का जो होता है, मतलब GS जो जनरल स्टडी पूछते हैं उसमें, जिसमें हिस्ट्री भी आ जाती है, पॉलिटी भी आ जाती है, आपकी ज्योग्राफी आ जाती है, इकोनॉमी आ जाती है, एंड जो साइंस हो गया, टेक हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्टैटिक के आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको 45 से 50 क्वेश्चन उसमें आपको दिखेंगे। तो GS के लिए आपको कहाँ से पढ़ना है? GS के लिए अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो NCERT से स्टार्ट कीजिए। अगर आप NCERT से स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं तो लूसेंट की GK की बुक आती है, उसको उठाइए, आप उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आयोग इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है जिस तरह के GS या GK जो लूसेंट की होती है, जिस उसमें क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह अब अगर MP स्पेसिफिक की बात करें तो उसमें 15 से 25 क्वेश्चन आते हैं। MP स्पेसिफिक के लिए आप पुणेकर में या महेश्वरी या कोई भी MP गवर्नमेंट की वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। इजीली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाएंगे अगर आप इन इसमें से किसी एक ही सोर्स को अगर कंप्लीट कर लें और उसको बार बार रिवाइज करें तो आप इजीली अटेम्प्ट कर जाएंगे क्वेश्चन। इसी प्रकार से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं मिसलेनियस। तो उसके लिए आप एक लूसेंट GK में मिसलिनियस का चैप्टर होता है अलग से, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। या वो तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं, अगर आप थोड़ा भी जनरल अपने अवेयरनेस करेंगे तो आसानी से उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप देखते ही होंगे कि बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए मैक्सिमम 10 से 12 मंथ का आप करंट अफेयर्स उठाइए, किसी एक मैगजीन को उठाइए, या आप न्यूज़पेपर तो उठा नहीं सकते क्योंकि अब वो टाइम हमारे पास है नहीं है, तो आप किसी भी एक मैगजीन को उठाइए, उसको सब टॉपिक वाइज डिवाइड कीजिए। स्पोर्ट्स का टॉपिक अलग से कीजिए, जो ग्लोबल इंडिसेस आती है उसको अलग से देख लीजिए, बहुत सारी कमेटी जो न्यूज़ में रहती हैं उसको अलग से देख लीजिए। साथ ही जो इंटरनेशनल सबमिट होते हैं या समिट होते हैं, जो जैसे पर्यावरण से रिलेटेड समिट हो गया, या कोई G20 जैसे समिट हो गया, G7 हो गया, या UNSC में जो अभी हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन को अलग आप पार्ट बनाइए
और साथ ही बुक्स एवं ऑथर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, उसको भी आप अलग से बना के करंट अफेयर्स को ईजीली कवर कर सकते हैं। 1 साल का करंट अफेयर्स आपको मिनिमम 1 साल का तो करना ही होगा। इसी तरह कंप्यूटर एवं साइंस से भी हमारे यहाँ बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। एमपीपीएससी में आपने अभी 2019 का पेपर देखा होगा, उसमें आपको बहुत ही कंप्यूटर के इजी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो इसके लिए भी आप लूसेंट की एक बुक आती है, उसको ले सकते हैं, और कोई भी अगर स्पेसिफिक बुक होती है कंप्यूटर की, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे सटीक रणनीति यही है आपके लिए। सबसे पहले आप सिलेबस को उठाइए, उसको एनालिसिस कीजिए, फिर आप देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरह से पूछता है। तो मैंने आपको बताया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम 5 टॉपिक में डिवाइड कर सकते हैं, जिसका मैंने आपको डिटेल शेयर किया है। तो लास्ट में मैं सिर्फ यही बात करना चाहूँगा कि अगर आपको एमपीपीएससी 2019 का प्री क्लियर करना है तो अभी से आपको तैयारी स्टार्ट करनी होगी, ना कि जब नोटिफिकेशन आ जाए, जब आप उठाएं अपनी किताबें। तो आपके लिए यही बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अभी से लग जाएं। और सिर्फ एक ही मंथ है अगर आपको प्री क्लियर करना है एमपीपीएससी का। रीड, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स एंड रिकॉल एंड रिवाइज, मतलब आप जब अपनी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई कीजिए, स्टैंडर्ड बुक से आप एक बार पढ़ लें, तो फिर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। कुछ आएंगे वो अच्छी बात है, कुछ नहीं आएंगे तो आप रिकॉल कीजिए कि आपने रिलेटेड इससे कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो आप ऑप्शन पे जाइए, अगर ऑप्शन एलिमिनेट करके हो जा रहा है तो आपका शायद क्वेश्चन हो जाए, तो रिकॉल कीजिए। और फिर जितना आपने पढ़ा है और जितना नहीं पढ़ा है उस सबको बार बार रिवाइज कीजिए। सिर्फ एक ही मंथ आपको प्री क्लियर करा सकता है, यही वो मंथ है। रीड, प्रैक्टिस क्वेश्चन, रिकॉल एंड रिवाइज, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। सिर्फ इसको फॉलो करिए, आपका प्री क्लियर हो जाएगा। यही रणनीति आपको फॉलो करनी होगी और इसको अभी से तैयारी करनी होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगा तो अलग तरह का प्रेशर होता है, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे और आप सोचेंगे ये कवर कर लूँ मैं, वो कवर कर लूँ, और एंड में आपसे कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। तो हमने देखा कि आपके लिए क्या रणनीति हो सही, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं, अपना एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आयोग जो आपने देखा होगा एमपीपीएससी बहुत सारे फैक्ट पूछता है, हिस्ट्री के फैक्ट पूछता है, पॉलिटी के आर्टिकल से रिलेटेड फैक्ट भी पूछ लेता है। तो हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैनल पर, आपको डेली कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाएंगे हम लोग जो एमपीपीएससी के स्टैंडर्ड के हों। एमपीपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो एक्सप्लेनेशन दो हम देंगे, उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए और डेली क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। आपका सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में कांग्रेस पार्टी छोड़ देने के बाद किस दल की स्थापना की गई थी। तो आपको बताना है कौन सा दल सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित किया गया था। इनमें से पहला ऑप्शन है आपका इंडियन फ्रीडम पार्टी, दूसरा ऑप्शन है आपका आज़ाद हिंद फौज, तीसरा ऑप्शन है स्वराज पार्टी, चौथा ऑप्शन है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो आपको अपना आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर होगा डी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 22 जून 1939 को ऑल इंडिया फॉरवर्ड लीग की स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर है डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो आपको ये भी देखना होगा कि अन्य जो पार्टियां हैं उनकी स्थापना क्यों किसने की गई थी, क्योंकि आयोग डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इंडियन फ्रीडम पार्टी की स्थापना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा की गई थी। इसी तरह आज़ाद हिंद फौज की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा अफगानिस्तान में की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। पहला ऑप्शन है आपका झांसी, दूसरा ऑप्शन है आपका चित्तौड़, तीसरा ऑप्शन है आपका जगदीशपुर, चौथा ऑप्शन है लखनऊ। तो इसमें से सही आपको चुनना है। और ये भी देखना होगा कि कौन सा जो क्षेत्र है वो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। नहीं, यहाँ आपको मार्क करना होगा। अगर आप ये देखेंगे कि कौन सा प्रभावित क्षेत्र था तो आप रॉन्ग आंसर कर देंगे। इसलिए आप कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था, इसका सही आंसर होगा वी। चित्तौड़ जो था वो 1857 के विद्रोह
से प्रभावित नहीं था। आपका तीसरा क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? पहला ऑप्शन है शाहजहां, दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब, तीसरा ऑप्शन है आपका अकबर, चौथा ऑप्शन है आपका जहांगीर। तो आप बताइए कौन सा, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर। आंसर डी, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। साल जो 1608 में विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज को लेकर सूरत के बंदरगाह पर आया हुआ था। उसके बाद कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में 11 जनवरी 1613 को स्थापित किया था। इसके लिए कंपनी ने मुगल बादशाह जहांगीर से इजाज़त ली थी। तो जहांगीर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना सूरत में स्थापित हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा डी। आपका फोर्थ क्वेश्चन है आपको इसमें से देखना होगा कि कौन सा युग में सही सुमेलित है। पहला ऑप्शन है आपका विक्रमशिला मठ क्या उत्तर प्रदेश में है? हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश। नंबर 3 आपका है उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो क्या महाराष्ट्र में हैं? और नंबर 4 है आपका अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश। तो आपको इसमें से देखना होगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आपके इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी ओनली सेकंड मतलब हेमकुंड गुरुद्वारा क्या हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन 4 है आपका ओनली 4 अमरावती स्तूप कहाँ पे है। तो आप अपना आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर डी, अमरावती जो बौद्ध स्तूप है वो ही सही उत्तर है इसमें, जो आंध्र प्रदेश में स्थापित आंध्र प्रदेश में है। तो अगर आप विक्रमशिला मठ देखेंगे तो वो बिहार में है ना कि उत्तर प्रदेश में। इसी तरह हेमकुंड गुरुद्वारा आपको तिब्बत एवं नेपाल के जो बॉर्डर सीमा होती है वहाँ पर मिलेगा, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा आपका। इसी तरह उदयगिरी की जो गुफाएं हैं उड़ीसा में है ना कि महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर क्या है? आंसर डी। आपका लास्ट क्वेश्चन है इसमें, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? इसी तरह का क्वेश्चन आपके जो यूपीएससी का जो अभी पेपर हुआ है 2020 का, उसी तानसेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एमपीपीएससी भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले। तो आपको बताना है भक्त जो तुकाराम थे कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। आपके ऑप्शन है बाबर, नंबर बी अकबर, नंबर सी जहांगीर, नंबर 4 औरंगजेब। तो आप अपना उत्तर बताइए। इसका सही आंसर है सी। जो तुकाराम का काल था वो 1608 से 1649 के बीच मध्य माना जाता है। जो मुगल शासकों में दो थे, पहला था जहांगीर प्लस दूसरा शाहजहां, जो तुकाराम के समकालीन थे। लेकिन हमारे जो आंसर है उसमें शाहजहां का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा सी जहांगीर। तो वक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? जहांगीर के। तो हमने आज के इस वीडियो में आपको जो एमपीपीएससी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं हम इसको, उससे रिलेटेड पूछे हैं या आपको अटेम्प्ट कराए हैं। तो आप इसी तरह से अगर और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम डेली सब्जेक्ट वाइज जो फैक्ट होते हैं या बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको इसी छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपके लिए पहुंचाते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर यह वीडियो आपकी किसी भी तरह की नॉलेज को बढ़ा रही है तो आपसे एक ही अनुरोध है, कृपया हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे भी अगर हम कोई भी रिलेटेड वीडियो आपको डालते हैं तो सबसे पहले पहुंच जाए। और हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं डालेंगे जो एमपीपीएससी के रिलेवेंट ना हो, सभी एमपीपीएससी के स्तर के होंगे।